नमस्कार, मी उमा बागुल. सप्तरंग मराठी चॅनलच्या यशोगाथा कहाणी एक संघर्षमय प्रवासाची या कार्यक्रमामध्ये आपले स्वागत करते. आणि आज आपल्यासोबत जे मान्यवर म्हणून आपल्याला स्टुडिओमध्ये लाभलेले आहेत त्यांची ओळख मी तुम्हाला नक्कीच करून देईन. माननीय सौ सुधाजी काबरा या आज आपल्यासोबत आहेत. तर ह्या जळगाव शहरातील समाजसेविका आहेत, तसेच फाउंडर प्रेसिडेंट आहेत बॉक्स ऑफ हेल्प याच्या. आपसे हिंदी में फिर बात करूंगी. चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है. तो आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा, आपको कैसा लग रहा है आज स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है. जलगांव में ऐसे डेवलपमेंट्स होने चाहिए और ये देख के अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे क्यों न हो, छोटे पैमाने से क्यों न हो, एक अच्छा प्रयास आप लोगों की तरफ से हो रहा है और आपको इसी तरह आगे यश मिलते रहे और आपके स्टूडियो का नाम आगे बढ़े. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आपको मैं पूछना चाहूँगी, आप ये सब काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा काम आप जलगांव शहर में कर रहे हो. तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ और आपका बचपन कैसा रहा है? मेरा बचपन जालना में, पैदा भी मैं जालना में हुई. मेरा पूरा बचपन क्या यंग जहाँ तक थे हम लोग, शादी हुए तब तक जालना में ही रहे. पूरा एजुकेशन भी जालना से ही हुआ. हम लोग 5 सिस्टर्स है और एक भाई है. मतलब साथ में पूरे फैमिली के साथ में रहने का और बचपन पूरा बड़ा काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ में बीता. और सब में छोटी होने के कारण थोड़ा दादागिरी ये बोलो या खुद के मन में आए वो करने की आदत बचपन से थी. अच्छा. अच्छा है. तो मेरा दूसरा आपसे सवाल होगा कि आपका एजुकेशन और कॉलेज ये भी आपका जालना से ही हुआ है? हाँ, मैंने एमकॉम तक एजुकेशन किया, वो भी जालना में ही किया. और जालना में एजुकेशन करते करते ही जैसे जो अंदर छुपा हुआ था टैलेंट, वो जेएस कॉलेज जालना में ही मेरा बाहर निकला. अच्छा, जालना में कौन से कॉलेज से? जेएस कॉलेज. जेएस कॉलेज से. ओके, अच्छा. और आप इस फील्ड में अभी काम कर रहे हो, जो सोशल फील्ड है उसमें आप अभी काम कर रहे हो. तो आपने तब से मतलब डिसाइड किया था कि इसी फील्ड में मुझे जाना है? कैसे चूज किया आपने ये फील्ड? नहीं, एक्चुअली ये डिसाइड तब से नहीं किया था. कॉलेज में थे तब एनसीसी में 4 साल अंडर ऑफिसर थी, तो वहाँ पीएसआई के लिए सिलेक्शन हुआ था. तब ट्रेनिंग के लिए जाना था, लेकिन वो माहेश्वरी समाज के लिए लड़कियाँ पुलिस में कैसे जाएगी, अपने समाज के काम नहीं, इसलिए मुझे घर के लोगों ने जाने नहीं दिया. फिर 2-3 जगह ऐसा हुआ कि मारवाड़ी होने के कारण बोलो या हर जगह मुझे पीछे खींचा गया. शादी होके यहाँ आए, तब शादी के लिए जब यहाँ का प्रपोजल आया था, यहाँ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, तो मुझे लगा चलो डांस का और अपने को शौक है तो शायद यहाँ पे ये चीज़ ठीक से हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे भी फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थी और फिर मारवाड़ी. राइट. तो फिर वो कुछ हुआ नहीं. तो स्ट्रगल करते करते अब ऐसा हो गया है कि अपने अंदर जो छुपा हुआ है, अंदर से दबा हुआ था कुछ करने का, वो अब निकल रहा है बाहर. और कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं था, पर कुछ करना जरूर था कि आए हैं तो अपने को कुछ करना है, ऐसे ही मरना नहीं. बराबर. तो और एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ये करने के लिए आपको किसका सपोर्ट मिला है ज़्यादा? एक्चुअली घर का तो सपोर्ट है, लेकिन मम्मी खुद मतलब जालना में पहले म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन लड़ी हुई है. मम्मी खुद ऑलरेडी सोशल वर्क में है, तो बचपन से मम्मी को देखते आ रहे हैं. ओके. तो उन्हीं का ब्लड है, तो कहीं ना कहीं तो कहते हैं ना वो जनरेशन में आ ही जाता है. तो मम्मी की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ. बराबर. मेरा पूरा मतलब कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो पहले मैं फ़ोन लगा के मम्मी को पूछती हूँ कि ये डिसीजन लेना है, कैसा करूँ. दैट्स ग्रेट. अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप जलगांव शहर में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, जो भी सोशल वर्क आप कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है. तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज आई है जिसके ऊपर आपने काम किया है और उसके ऊपर आपको सक्सेस भी मिला हो? ऐसी कोई डिफ़िकल्ट केस हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? हाँ, ऐसे तो बहुत से प्रॉब्लम्स आई है. हाँ, यानी हम लोगों का तो स्कूलों के साथ ऐसा बॉन्डिंग किया हुआ है कि उनके स्कूल्स के नाम हम बाहर लेंगे नहीं. अच्छा. लेकिन एक केस ऐसा आया था कि एक लग्न से एक लड़की आती है स्कूल में, डेली अप डाउन करती है. तो एक दिन मैं मुंबई में थी, मुझे कॉल आया कि मैडम मैं बस में हूँ, बस का कंडक्टर मुझे परेशान कर रहा है. एट दैट टाइम फिर मैंने उसको बोला कि उसने खुद का फोटो और वो सब मुझे भेजा, मैं ये स्कूल की बच्ची हूँ, यहाँ हूँ.
मैंने बोला ठीक है। मेरे फिर तुरंत मेरे फाउंडेशन के बाकी जो 2 मेंबर्स हैं उन 2-3 मेंबर्स को फ़ोन लगाया, जो अवेलेबल हुए उनको बस स्टैंड पे भेजा। अच्छा। और मैंने कहा ये बस नंबर है, ये बच्ची है, तो तुम जाके उसको ये करो। और फिर निर्भया पथक वाले ने लोग भी हम लोगों को साथ देते थे हमेशा, अच्छा। उनको भी फ़ोन लगाया कि मैडम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिर वो समय जाके उन्होंने लड़की को बस में से उतारा और फिर निर्भया पथक वालों ने बस कंडक्टर के साथ आगे उसको सेफली, तो हम लोगों ने वो बच्ची को निकाल ही लिया। सो ये बहुत ही बड़ा किस्सा है मतलब, और बच्चियाँ ये किसी से शेयर नहीं करती है, लेकिन बॉक्स ऑफ हेल्प के जरिए से ये सब आपसे शेयर हो रहा है। जलगांव शहर में इतनी बड़ी बात हो रही है, ये मुझे जानकर आई एम सो ग्लैड फॉर दैट। और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो मैम, सच में आपसे मैं भी इंस्पायर हो रही हूँ। नहीं वो रियली। सो अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, आप तो जानते ही है, सभी ये महामारी चल रही है तो सभी परेशान है। तो प्रेजेंट में आप अभी काम करते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई दिक्कत है, कुछ ऐसे कुछ हो रहा है प्रॉब्लम्स? नहीं, हम लोगों का जो फाउंडेशन का एक तो ये बॉक्स लगाए हुए है स्कूल में, ये 50 जलगांव डिस्ट्रिक्ट के 50 स्कूलों में हमारे बॉक्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा हम लोगों का 60 साल के ऊपर के जो बूढ़े लोग हैं जिनका कोई करने वाला नहीं है, जो खुद का कुछ कर नहीं सकते, ऐसे बुजुर्ग लोगों को हम लोगों को, जैसा आपके पड़ोस में कोई है, आपका अगर मैसेज आता है कि मैडम इनका कोई करने वाला नहीं है, हम जाके वहाँ वेरीफाई करके आते कि सच में उनका करने वाला कोई है या नहीं है। अच्छा। और फिर उन लोगों को हम लोग फ्री में दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था हम लोग हमारे फाउंडेशन की ओर से करते हैं। क्योंकि पैंडेमिक में भी ये अभी सब चल पूरा रहा है। लॉकडाउन चालू था तब भी हमारा चालू है, आज भी 60 डब्बे जाते हैं, आज भी उन लोगों को हमारे यहाँ से भोजन जाता है। और काफ़ी लोगों को हमारे फाउंडेशन की ओर से लॉकडाउन के समय, कुछ पत्रकार लोग हैं, कोई ऐसे जिनको सच में सैलरी नहीं मिलने के कारण, लॉकडाउन के कारण, जो कुछ एक पर्टिकुलर कमीशन बेस पे रहते हैं, उनके घर की हालत जो खराब थी, उन लोगों को भी हमारे यहाँ से अनाज गया है। अरे हाँ, हमने शो ऑफ नहीं किया, पेपर में न्यूज़ नहीं दी, क्योंकि उनको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम करा है बॉक्स ऑफ हेल्प, जो है फाउंडेशन, ये बहुत ही अच्छा काम करा है सच में। और अभी आप ये सब काम करते वक्त आपका नेक्स्ट कुछ प्लानिंग होगा, नेक्स्ट आपका कुछ विजन होगा, तो वो क्या होगा? मेरा ये जो हम लोग टिफिन सर्विस दे रहे हैं लोगों को, अब मेरा नेक्स्ट प्लानिंग ये है कि मैं आजी आजोबा का पालना घर बनाना चाहती हूँ। वाह। क्योंकि इन लोगों को ये अपने अपने घर में तो अकेले सब कर ले रहे हैं, बट अगर सब साथ में रहेंगे तो इनको जो शेयरिंग कैपेसिटी है उनकी, वो किसी से बात करना चाहते हैं। राइट। उनको कोई बात करने वाला नहीं होता। आजकल सभी लोग जॉब पे रहते हैं, बच्चे अपने स्कूल्स अपने उसमें रहते, तो उनसे बात करने वाला कोई नहीं रहता। मेरे घर के सर्कल के ऊपर वो बहुचा उद्यान बना हुआ है, वहाँ सर्कल के ऊपर लिटरली 5 बजे वो लोग वेट करते हैं कि धूप खत्म होए तो हम जाके यहाँ बैठे सर्कल पे बातें करें। तो वो देख के मेरी इच्छा होती है कि मैं एक आजी आजोबा का पालना घर बनाऊं, उनको रोज बच्चों की तरह जैसे स्कूल में लेके आऊं, पूरा दिन उनकी एक्टिविटीज करवाऊं, उनका खाना पीना तो मेरे पास हो ही रहा है, और उनकी एक्सरसाइज कर, मतलब वो शायद 10 साल जीने वाले होंगे तो 15 साल जी ले। राइट। और ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छी है और न्यू कंसेप्ट है आई थिंक, कि बच्चों के लिए पालना घर होता है और आप आजी आजोबा का बनाना चाहती हूँ, ताकि वो वहाँ आके अपनी लाइफ एंजॉय, उनको पेपर पढ़ना है पढ़ो, उनको गप्पे मारना है गप्पे मार, कोई बंधन नहीं, बट वो एक सराउंडिंग रहेगा जिसमें वो उनके ही एज के लोग रहेंगे। डांस करना है डांस करो, बराबर, क्योंकि उनके भी अंदर एक छुपा टैलेंट रहता है, बट अब हम दादा हो गए, हम बड़े हो गए, इसलिए हमारा टैलेंट अंदर दबा है, वो उनको निकालोगे तो वो शायद ज्यादा जिएंगे। बराबर बराबर। मैम आपने मुझे प्लानिंग और विजन आपका बताया, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप ये फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा एक्चुअली अपने सराउंडिंग से ही मिली। मेरी बेटी सेंट टेरेसा में पढ़ती थी, अच्छा, 8th 9th में थी, मेरा उसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। वो स्कूल से आने के बाद जब, यानी जो टीन एज में जो प्रॉब्लम्स आते लड़कियों की, मैंने उसको काफ़ी अच्छे से समझा दिए थे, वो अंडरस्टैंड हो गई थी वो सब चीज़ों से। लेकिन आफ्टर 6 मंथ 8 के, वो रोज़ मेरे से आके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछना करना, मैं रोज़ उसके जवाब देना। फिर मैंने उसको पूछी, जब मैंने तेरे को सारी चीज़ें बता दी क्लियर रास्ता, तो ये रोज़ रोज़ क्यों पूछती है तू मेरे को आके?
बोला मम्मी ये मेरे सवाल नहीं है, ये मेरे फ्रेंड्स के सवाल है, उनकी मम्मी उनको जवाब नहीं दे रही, मैं तेरे से आके पूछती फिर मैं जाके उनको समझाती। कॉन्वेंट के बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो बाकी गवर्नमेंट स्कूल, जिला परिषद के स्कूल, जो स्कूल के मम्मी पापा जिनके बर्तन वर्तन धोते करते, तो ये बच्चों के ये प्रॉब्लम्स कहाँ जाते होंगे। वो सोच के फिर मैंने, मेरी बेटी ने, नीलकंठ वानी बोलकर एक है, हम सब ने, और 2-3 पूनम और 2-3 फ्रेंड्स थे, हम सब ने मिलके 6 महीने तक इस चीज़ पे डिस्कशन किया। फिर उसको कैसे चेकआउट करना, कैसे उसके ऊपर काम करना, पूरा प्लानिंग किया, फिर जाके ये फाउंडेशन डेवलप। मतलब आपकी बच्ची से आप, हाँ, बच्ची की वजह से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बोलो, और ये आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ तो बच्ची की वजह से। वाह बहुत ही अच्छा है। तो मैम मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में ही काम कर रहे हो, सोशल फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे स्वयं सिद्धा है, खानदेश रत्न है, बहनाबाई है, वॉइस ऑफ पानीपत की तरफ से महिला रत्न आपको मिला था। ये बहुत ये कुछ अवार्ड्स है जिसके नाम मुझे पता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको फर्स्ट अवार्ड कौन सा मिला था? मुझे पहला अवार्ड अस्तित्व फाउंडेशन बोलकर है शिरडी में, अच्छा, उनकी तरफ से महिला दिवस के दिन फर्स्ट अवार्ड मुझे मिला था। वाह, वो उन्होंने मेरे इनर व्हीकली जब प्रेसिडेंट थी वो समय उन्होंने अपडेट लिया था, वो समय मुझे शिरडी में वॉइस ऑफ अस्तित्व फाउंडेशन वालों का अवार्ड मिला। अच्छा, और वॉइस ऑफ पानीपत महिला रत्न ये नेशनल? हाँ, ये हम लोगों को वहाँ पानीपत में बुलाया था, उन लोगों ने फेसबुक पे से ही मेरा पूरा अपडेट लेके मुझे कॉल किया था। अच्छा, कि मैडम आपके वर्कआउट को देख के हम लोग बहुत खुश हैं, तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ अवार्ड के लिए आए। वाह, तो वो वहाँ का मेरे ख्याल से चैनल है वहाँ का, वॉइस ऑफ पानीपत बोलकर। अच्छा, तो ये अवार्ड से जिससे आप बहुत ही इंस्पिरेशन, मतलब आपको खुशी बहुत तो होती है, inspiration, अगर हम खुशी कुछ होती है। काम करते हैं उसका अचीवमेंट तो Yes. सभी को चाहिए रहता है। Right. जैसे हम एग्जाम्स देते हैं, हम रिजल्ट के लिए अपेक्षा करते हैं, वैसे ही अवार्ड मिलता है तो काम करने की और उत्साह बढ़ता है। यस यस राइट। तो मैम मैं आपसे सवाल पे सवाल करती जा रही हूँ, लेकिन आपका जो वर्क है वो ऐसा ही है जो हमारे जलगांव शहर की पूरी जनता है उनको भी, वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी जो कहानी है, जो आपने फाइट की है, उसके रिलेटेड हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कैसे फाइट की है, और जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो भी आपसे इंस्पायर हुआ है। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर एक के लाइफ में एक मेमोरेबल मोमेंट होता है, तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा मेमोरेबल मोमेंट है वो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? सोशल लाइफ में हम लोगों ने जब ये बॉक्स लगाए तो साल भर हम बच्चों के सेशन लेने स्कूल में जाते थे। अच्छा, तो हम लोग बच्चों को जो फीडबैक दे रहे थे वो उनको समझ रहा या नहीं समझ रहा, ये भी हमें जानना जरूरी था। तो हमें जब 1 साल हो गया फाउंडेशन को, फिर हमने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया, जो जो उनके क्वेश्चंस जनरल आते थे उसके बेस पे। तो एक क्वेश्चन पेपर तैयार करके सभी स्कूल्स में जाके हमने टेस्ट लिया बच्चों का, और सभी स्कूल्स में से 2-2, 3-3 बच्चों को प्राइज देंगे हमने बोला था। अच्छा, सब बच्चों ने उनमें, जैसा पानी कितना पीना, हम लोगों ने इन जनरल बच्चों की जो जो डॉक्टर्स लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आते थे वैसे हमने निकाल के पेपर सेट। तो एक सवाल था कि भाई आप लोगों को हमारा फाउंडेशन का बॉक्स लगाने से कुछ हेल्प मिल रही है, आपको और कुछ चाहिए क्या? एक ऐसा भी क्वेश्चन था उसके अंदर कि आप हमसे और कुछ हेल्प चाहते हो क्या, हम उसमें कुछ और डेवलपमेंट्स करें क्या? तो एक सारे क्वेश्चंस के पेपर में पढ़ के उस समय बहुत अलग वो था कि इतने सारे पेपर्स थे, नियर अबाउट 6000 पेपर, बट हम सब ने मिलके एक यानी शेयर करके एक पेपर चेक किया हमने बच्चों का। तो एक बच्ची का क्वेश्चन जब मैंने कहा था और कुछ चाहिए क्या, तो वो बच्ची ने लिटरली, मुझे आज भी वो बच्ची को के क्वेश्चंस संभाल के रखे मैंने, उसके ऊपर बच्ची ने लिखा था की मॅडम मला आई नव्हती पण आई कशी राहते हे तुम्हाला पाहून मला कळलं। उस वक्त लिटरली मेरे आंखों में पानी आ गया। और मैं जब लास्ट डे जब अवार्ड फंक्शन था उन लोगों के प्राइज देने का, वो बच्ची वो भी प्रोग्राम में थी, वो मुझे नहीं पता था कौन बच्ची थी। मैंने बोला कि आज ऐसे भी क्वेश्चंस आए, अगर मैं इतने बच्चों की माँ बन सकती हूँ तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी। प्रोग्राम होने के बाद लिटरली वो बच्ची भाग के मेरे गले लगी और मेरे को बोलती है मैडम तुमने सच में सारे क्वेश्चंस पढ़े, नहीं तो मेरे ये क्वेश्चन का जवाब आपको पता ही नहीं चलता था। और वो इतनी गले लग के मेरे रोई वो, और वो बच्ची ने खुद का मोबाइल निकाला और मुझे बोला मैडम मैंने आपकी फ़ोटो मोबाइल में क्लास में निकाली थी और रोज़ सवेरे मैं आपकी फ़ोटो देखती हूँ और उसके बाद ही मेरा दिन चालू करती हूँ। मैंने कहा उसको मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ,
बट तेरे को कभी भी कुछ हेल्प लगे तो मैं हूँ, और ये इंसिडेंट्स मैं कभी नहीं भूल पाती। ये बहुत ही मीन्स मेमोरेबल मोमेंट आपने शेयर किया हमारे साथ। मीन्स ये सुन के आप भी इमोशनल हुए, इमोशनल आ ही जाता है एक्चुअली। सो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये अभी कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो आप अभी जो वर्क कर रहे हो तो ये बहुत ही मतलब डेंजरस सिचुएशन है, लॉकडाउन चल रहा है बाहर बहुत ही, तो आपको ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई है पैंडेमिक में आपके वर्क करते समय? वर्क करते समय प्रॉब्लम बोले तो थोड़ा बहुत ऐसा फंड का आता है, क्योंकि अभी सभी लोग ऐसे इसमें चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने हमारा काम बंद नहीं किया। फाउंडेशन के बाकी मेंबर्स जो है कहीं ना कहीं से मैनेज करके हम लोग अभी तक वो काम कर ही रहे हैं। प्रॉब्लम ऐसा आई जब हम लोग टिफिन देने जाते हैं, तब ये समझ में आया कि बच्चे लोग जो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं। कुछ पेरेंट्स लोगों को, बच्चे अपनी बीवी को, अपने बच्चों को तो खाना दे सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ये क्यों कर रहे हैं, या जिम्मेदारी से भागने का उनको एक मौका मिल गया है, ये समझ में नहीं आया। वो आउट ऑफ जलगांव में जॉब कर सकते हैं, बाकी अपने घर को चला सकते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को पूछ नहीं सकते। ये बहुत गलत बात है। और ये चीज़ देख के, ये सुन के, उन लोगों से मालूम होने के बाद तकलीफ होती है। अगर माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों से भागते तो मुझे नहीं लगता कि ये आज जो पोस्ट पे है वो पोस्ट पे वो रहते थे। आपको बताया कि आपसे ये बातों में मैं आपसे इंस्पायर हुई, तो आने वाले जो यूथ जनरेशन है जिनको इस फील्ड में काम करना है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब ये एज में जाके मैं इतने अवार्ड और इतना नाम कमा सकती हूँ, सब अचीव कर सकती हूँ, तो वो तो अभी यंग ब्लड है। वो सब अब उनका अगर एम क्लियर हो, वो कुछ करना चाहे तो ज़रूर सक्सेस होंगे। और अभी तो ऐसी प्रॉब्लम चालू है, सभी को पता है। उसमें जितना यंग जनरेशन बाहर आएगा, मदद करने की कोशिश करेगा, काम करेगा, गवर्नमेंट को भी उतनी हेल्प होगी और हम लोग सुरक्षित भी उतनी जल्दी होगी। तो मैं चाहूँगी अपना एम क्लियर रखो और उसके साथ सोशल वर्क भी करने की कोशिश करो। देश भी सुधरेगा, हमारी लाइफ भी सुधरेगी। तो मैम, आपकी फाउंडेशन की शुरुआत कब से हुई है और आपके साथ कौन कौन से मेंबर काम करते हैं, और उसके साथ ही आपका जो वर्क है अंडर फाउंडेशन वो कैसा चलता है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। मेरे फाउंडेशन की स्थापना ऑफिशियली 2016-17 में हुई। अच्छा। एक्चुअली ऐसे हम लोग अनऑफिशियली काम कर रहे थे, बट ऑफिशियली 16-17 में फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा। फिर हम लोगों ने जैसे कि बिना टीम के तो और बिना ग्रुप के, सर्कल के कोई भी सोशल वर्क करना पॉसिबल नहीं। मैंने मेरी टीम का जमा किया। मेरी जो भी फ्रेंड्स है वो इतने अच्छे हैं कि कभी कोई भी काम रहो मेरे पीछे बैकबोन के जैसे खड़े रहते हैं। अच्छा। उनको बस सिर्फ बोलना रहता है कि अपने को ये करना है, हाँ भाभी चलो। तो उन लोगों के वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जैसे मीनल लाठी है, डॉक्टर मनीषा कोल्ले है, डॉक्टर हेमांगी कोल्ले है, अपर्णा मकासरे है डॉक्टर। तो ऐसे काफ़ी डॉक्टर्स लोगों की टीम, मेरे मेंबर्स लोगों की टीम, हम सब मिलके बहुत इजी गोइंग काम कर रहे हैं। हर एक को हम लोगों ने स्कूल डिवाइड करके दी है, 2 मेंबर, 1 बॉक्स, 1 स्कूल, 1 डॉक्टर। 2 मेंबर्स जाते हैं, उनको जब डेट रहती है वो समय जाकर चिट्ठियाँ निकाल के लेके आते हैं। हम मैंने आफ्टर 1 डे डॉक्टर का टाइम लेके डॉक्टर के साथ में मेंबर लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो फाउंडेशन की जो बॉक्स लगी है उसका काम तो हम ऐसे ही करते हैं। 2 मेंबर्स को 1 स्कूल दी हुई, उनके पास उनके बॉक्स की चाबी है, 1 चाबी मेरे पास है। अच्छा। अगर कोई किसी कारण से दोनों मेंबर्स नहीं पहुँच सकते हैं तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो ऐसा चलता है। और जो भोजन हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें 11:30 बजे तक हमारे जो आजोबा है, जो भी है बुजुर्ग लोग, 11:30 तक उनके घर पे टिफिन पहुंच जाता है। भोजन में भी हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, आलू, बेसन, चावल बहुत लिमिटेड देते हैं, क्योंकि किसको शुगर है, किसी को डायबिटीज है, तो हम एक का अलग अलग से फूड बना नहीं सकते। तो हम लोग उस वे में खाना उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये डेली रूटीन है? डेली रूटीन है।
11:30 तक सवेरे, शाम में 6:30-7 बजे तक उनके पास पहुंच जाता है। शाम में 6-6:30 बजे वापस उनका भोजन, डिनर का जो टाइम रहता है तो वापस उनको पहुंच जाता है। अच्छा। फाउंडेशन में एक लड़का हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हम रोज जाते हैं उनके पास टिफिन लेके। तो कभी कभी मैंने, जब जैसा अभी लॉकडाउन लगा था तो सब काम करने के लिए मना कर दिए थे, तो घर से मैंने खाना बनाया 15-20 दिन। और जब मैं उनको डब्बा देने जाती थी तो उनको जो वो बोलते थे, मला तुझ्या डोक्यावर हात ठेवायचा, ठेवू का? लेकिन वो उनको जो गिल्ट फील होता था कभी कभी मुझसे खाना लेने का, वो भी मुझे समझ में आता था। तो फिर हमने एक लड़का ही लगा के रखा। हम लोग महीने में एक बार चक्कर मारते हैं और उनको मिलके फिर कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करते हैं। ऐसे ही लॉकडाउन के समय एक इंसिडेंस ऐसा हो गया कि एक को अस्थमा की तकलीफ हो रही थी। अच्छा। बाकी लोगों को टिफिन लेट पहुंचा, वो बात अलग है। एक को अस्थमा की तकलीफ हो रही थी। जब वो डब्बा देने गया तो टिफिन देने वाले मुझे, बाबा तुला काही होतंय का? तो बोले हाँ मला अस्थमा है। उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, लिटरली वो मेरे टिफिन वाले ने सारे टिफिन उसके घर में रखा, उसके घर पर लॉक लगाया, उसको हॉस्पिटलाइज किया। तो वो मेरे को तब ऐसा लगा कि एक डब्बे देने के साथ में इनके साथ में अपना दूसरा और एक कनेक्शन फैमिली का जुड़ते जा रहा है। और फिर बाकी टिफिन वालों के, मुझे हमारे ऐसे किसे कार्ड बने हुए इस टाइप के। अच्छा। तो ये कार्ड बने हुए हैं, मेरा नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है। टिफिन अगर लेट पहुंचता है तो वो मेरे को फोन लगा देते हैं। यहाँ ऊपर सवेरे के टाइम में टिफिन जाता है तो बंदा सिग्नेचर कर देता है इतनी तारीख पे, शाम में अलग से सिग्नेचर कर। अच्छा। और अगर ये दोनों टाइम अगर टिफिन नहीं पहुंचता है, ये कार्ड जैसा आपके पास टिफिन आ रहा है तो आपके पास रहता है, तो आप मेरे को कॉल कर देते, मैडम अभी तक टिफिन नहीं आया। अच्छा। तो वो सर्विस कभी बंद हो ही नहीं रही है। और जो बीच में डब्बा देने वाला लड़का है वो भी ये नहीं करता है, बरोबर टाइम पे पहुंच जाता है। 7:30 तक डब्बा नहीं पहुंचता है तो कभी कभी फोन आया, मैडम शुगर है ना, डब्बा नहीं आया अभी तक। तो पहुंच जाता है। लेकिन तो ऐसा एक बॉन्डिंग अलग हो गया है उन लोगों के साथ में भी, अपनेपन का चल रहा है धीरे धीरे। वो मीन्स पूरे हक से आपको कॉल करके बोलते हैं हाँ, कि हम लोग को अभी तक डब्बा नहीं आया। लॉकडाउन के समय में भी किसी को ऐसा टेन्शन आ गया था तो उनका फोन आया था, मैडम डब्बे तो बंद नहीं होणार ना, कारण की आमच्या घरात खायला काही नाही। मैं बोली नहीं, जब तक हो सके बंद नहीं होगा। बंद होगा तो 4 दिन पहले मैं आपको बता दूँ। बट टचवुड अभी तक कहीं ना कहीं से फंड आ रहा है। नहीं कुछ तो मेरे मेंबर्स लोग, कभी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, और पूरे लॉकडाउन में मेरे मेंबर्स लोगों ने उनके बच्चों का बर्थडे भी मेरे फाउंडेशन में पैसे देके मनाया। तो मेरा फाउंडेशन का काम रुका नहीं, अभी तक चल रहा है। बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है। बॉक्स ऑफ हेल्प के बारे में आज मैंने जो मतलब आपसे जो इन्फॉर्मेशन ली है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। सो मैम, आपने जो भी अभी मुझे सब बताया, तो आपका कार्य बहुत ही बड़ा है जलगांव शहर में। तो आपके लिए कुछ स्पेशल लोगों ने कुछ खास मैसेज और आपके लिए कुछ मैसेज दिया है, सो हम लोग वो स्क्रीन पे ज़रूर देखेंगे। सुधाताई आम्हाला भेट द्यायला येतात। सुधाताई सारख्या ताईंना दीर्घ आयुष्य लाभो आणि त्यांना फार फार आमची शुभ इच्छा। आणि ताईंना आम्हाला कार्ड सुद्धा दिलेले आहे। आता हा चालू महिन्याचं कार्ड आहे आणि ह्या कार्डावर ताई आम्हाला जेवण देतात। सुधाताई गरिबाची आई व बाप आहे। सुधाताई आम्हाला 2 टाइम जेवण देते। 2 वर्षापूर्वी आम्हाला जेवणाचे खूप हाल होत होते, तर आता हे डबे आल्यापासून आम्हाला काही सकाळ संध्याकाळ रोज जेवण भेटतंय हो। तर आम्हाला मुलबाळ कोणीच नाही आहे, त्याच्यामुळे हे आम्हाला फाउंडेशन तर्फे चांगलं जेवण भेटतंय। उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा कधी खंड पडत नाही डब्याचा। दोन्ही टाइम आम्हाला 2 टाइम वेळेवर डबा येतो। कोरोना 2 महिने कोरोनामुळे आम्हाला खूप आधार आहे डब्याचा। म्हणजे खूप त्रास आहे, बाहेर लोकांना मिळत नाही, पण आम्हाला टायमावर वेळेवर मिळतं बा, हा आधार आहे आम्हाला। आम्हाला आधी खूप हाल व्हायचे, पण आता एकदम चांगलं आहे। आमची तब्येत पण थोडी चांगली आहे आता। आमच्याकडून काम होत नाही। आमचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे मोठा माझा, माझ्या पतीचं ऑपरेशन झालेलं आहे। आम्ही वयस्कर आहे, आता माझ्याकडून होत नाही, त्यांच्याकडून पण होत नाही। मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और यशोगाथा कहानी एक संघर्षमय प्रवासाची ये शो में आए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे जान के, आपकी जो पूरी कहानी है वो जान के, आपने कैसे फाइट की, आपका भी जो
मतलब आपका जो वे था, आपने जो फील्ड चूज़ की उसमें आपने कैसे सफ़र किया है, वो सफ़र जान के हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के यहाँ पर आए आप और हम लोगों के साथ बातचीत की। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद मॅम। आणि हो, अजून जर तुम्ही सप्तरंग मराठी चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल किंवा लाईक केलेलं नसेल तर आत्ताच यूट्यूब चॅनलला जाऊन तुम्ही सप्तरंग मराठी चॅनल हे सर्च करून त्यावर सबस्क्राईब करू शकतात, लाईक करू शकतात आणि शेअरही करू शकतात. आणि अजून यशोगाथाचे नवनवीन व्यक्तिमत्व बघण्यासाठी, पुढचे काही एपिसोड बघण्यासाठी तुम्ही नक्कीच आपल्या चॅनलला जाऊन सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.